आप नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी काबुलीवाला सुनने जा रहे हैं। मेरी 5 वर्ष की छोटी बेटी मिनी एक क्षण भी बिना बोले नहीं रह सकती। इस दुनिया में जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसने केवल 1 वर्ष का समय बिताया था। उसके बाद से वो जब तक जागती रहती है, एक पल भी मौन रहकर नष्ट नहीं करती। उसकी माँ अक्सर उसे डांटकर उसका मुंह बंद कर देती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाता। मिनी के चुप रहने पर वह इतनी अप्राकृतिक दिखती है कि मुझसे वो ज्यादा देर सहन नहीं होता। इसीलिए मेरे साथ उसकी बातचीत कुछ उत्साह के साथ चलती है। सुबह के समय जब मैंने अपने उपन्यास के 17वें परिच्छेद पर हाथ लगाया ही था कि मिनी ने आते ही शुरू कर दिया, बाबा, रामदयाल दरबान कौए को कौवा कह रहा था, वो कुछ नहीं जानता है ना। दुनिया में भाषाओं की भिन्नता के बारे में उसे ज्ञान देना शुरू करने से पहले ही वो दूसरे प्रसंग पर पहुंच गई। देखो बाबा, भोला कह रहा था कि आसमान में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसलिए बारिश होती है। मांगो, भोला कितनी झूठ मूठ की बातें करता है, बस बकता ही रहता है, दिन रात बकता है। इस विषय पर मेरे विचार की जरा भी प्रतीक्षा किए बिना उसने अचानक पूछ लिया, बाबा, माँ तुम्हारी कौन लगती है। मैंने मन ही मन कहा, साली, लेकिन मुंह से बोला, मिनी, तू जाकर भोला के साथ खेल, मुझे अभी काम है। तब वो मेरी लिखने की मेज के पास मेरे पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटनों और हाथों को लेकर तेजी से आगडूम बागडूम खेलने लगी। मेरे 17वें परिच्छेद में प्रताप सिंह तब कंचनमाला को लेकर अंधेरी रात में जेल की ऊंची खिड़की से नीचे नदी के जल में कूद रहे थे। मेरा कमरा सड़क के किनारे है। अचानक मिनी आगडूम बागडूम का खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी गई और चिल्लाकर पुकारने लगी, काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला। मैला ढीला कपड़ा पहने, सिर पर पगड़ी, कंधे पर झोली और हाथ में 2-4 अंगूर के बक्से लिए एक लंबा काबुलीवाला धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर मेरी बेटी के मन में कैसे भाव जागे ये कहना कठिन है। उसने उसे जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया। मैंने सोचा, अभी झोली कंधे पर लिए एक आफत आ उपस्थित होगी और मेरा 17वां परिच्छेद पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन मिनी के चिल्लाने पर जैसे ही काबुलीवाले ने हंसकर मुंह घुमाया और हमारे घर की ओर आने लगा, वैसे ही वो तेजी से घर के अंदर भाग गई। उसका कहीं पता नहीं चला। उसके मन में एक अंधविश्वास जैसा था कि उस झोली के भीतर ढूंढने पर उसके जैसे 2-4 जीवित बच्चे मिल सकते हैं। इधर काबुलीवाला आकर मुस्कुराहट के साथ मुझे सलाम करके खड़ा हो गया। मैंने सोचा, यद्यपि प्रताप सिंह और कंचनमाला की स्थिति बहुत संकटपूर्ण है, फिर भी इस आदमी को घर बुलाकर उससे कुछ न खरीदना अच्छा नहीं होगा। कुछ खरीदा गया। उसके बाद थोड़ी बातचीत हुई। अब्दुल रहमान, रूस, अंग्रेज आदि को लेकर सीमा नीति के बारे में बातें चलने लगी। अंत में जाते समय उसने पूछा, बाबू, तुम्हारी लड़की कहाँ गई। मैंने मिनी का निराधार डर दूर करने के इरादे से उसे अंदर से बुलवाया। वो मुझसे सटकर काबुली के चेहरे और झोली की तरफ संदिग्ध नजरों से देखती हुई खड़ी रही। काबुली ने झोली के भीतर से किशमिश और खुबानी निकालकर उसे देना चाहा, पर उसने कुछ भी नहीं लिया और दोगुने संदेह के साथ मेरे घुटनों से चिपकी रही। पहला परिचय इसी तरह हुआ। कुछ दिनों बाद एक सुबह जरूरी काम से घर से बाहर निकलते समय देखा कि मेरी बेटी दरवाजे के पास वाली बेंच पर बैठी लगातार बातें किए जा रही है और काबुलीवाला उसके पैरों के पास बैठकर हंसते हुए सुन रहा है और बीच बीच में टूटी फूटी बंगाली में अपनी राय भी दे रहा है। मिनी के 5 वर्ष के जीवन के अनुभव में उसके पिता के अलावा उसे इतना धैर्यवान श्रोता कभी नहीं मिला था। फिर देखा, उसका छोटा सा आंचल बादाम और किशमिश से भरा हुआ है। मैंने काबुलीवाले से कहा, उसे ये सब क्यों दिया है? ऐसा और मत देना, ये कहकर अपनी जेब से एक अठन्नी निकालकर उसे दी। उसने बिना किसी संकोच के अठन्नी ले ली और झोली में डाल ली। घर लौटकर देखा कि उस अठन्नी को लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। मिनी की माँ एक सफेद चमकदार गोल चीज लेकर डांटते हुए मिनी से पूछ रही थी, तुझे यह अठन्नी कहाँ से मिली? मिनी कह रही थी, काबुलीवाले ने दी है। उसकी माँ कह रही थी, काबुलीवाले से तूने अठन्नी क्यों ली? मिनी रोने जैसी होकर बोली, मैंने नहीं मांगी, उसने खुद दी। मैंने आकर मिनी को उसके आने वाले खतरे से बचाया और बाहर ले गया। मुझे पता चला कि काबुलीवाले के साथ मिनी की यह दूसरी मुलाकात नहीं थी, बल्कि वह अब लगभग रोज ही आता था और पिस्ता बादाम की रिश्वत देकर मिनी के नन्हे से लालची दिल को काफी हद तक जीत चुका था। मैंने देखा कि इन दोनों दोस्तों के बीच कुछ बंधी बंधाई बातें और मजाक प्रचलित थे। जैसे रहमत को देखते ही मेरी बेटी हंसते हुए पूछती, काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला, तुम्हारी उस झोली के भीतर क्या है? रहमत हंसते हुए उत्तर देता, हाथी। हाथी, यानी उसकी झोली के भीतर एक हाथी है। यही उसके मजाक का सूक्ष्म अर्थ था। ये बहुत ज्यादा सूक्ष्म नहीं था, फिर भी इस मजाक का दोनों ही आनंद लेते थे और शरद ऋतु की सुबह एक वयस्क और एक बच्चे की सरल हंसी देखकर मुझे भी अच्छा लगता था। उनके बीच एक और बात प्रचलित थी। रहमत मिनी से कहता, खोंखी बेटी, तुम ससुराल कभी मत जाना। बंगाली घर की लड़की बचपन से ही ससुराल शब्द से परिचित होती है, लेकिन हम थोड़े आधुनिक किस्म के लोग होने के कारण हमने अपनी बच्ची को ससुराल के बारे में सजग नहीं किया था।
इसलिए वो रहमत की बात पूरी तरह समझ नहीं पाती थी, मगर बिना जवाब दिए चुप रहना उसके स्वभाव के विरुद्ध था। इसलिए वो उलटकर पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत एक काल्पनिक ससुर की ओर अपनी बड़ी सी मुट्ठी तान कर कहता, मैं ससुर को मारूंगा। ये सुनकर मिनी ससुर नाम के किसी अपरिचित जीव की दुर्दशा की कल्पना करके खूब हंसती। अब शरद ऋतु का समय है। प्राचीन काल में इसी समय राजा लोग दिग्विजय के लिए निकलते थे। मैंने कोलकाता छोड़कर कभी कहीं यात्रा नहीं की, लेकिन इसीलिए मेरा मन पूरी दुनिया में घूमता रहता है। मैं जैसे अपने घर के कोने में एक स्थायी प्रवासी हूं, बाहरी दुनिया के लिए मेरा मन हमेशा व्याकुल रहता है। किसी परदेश का नाम सुनते ही मेरा चित्त वहां दौड़ जाता है। वैसे ही किसी विदेशी व्यक्ति को देखते ही नदी, पर्वत और जंगलों के बीच एक कुटिया का दृश्य मन में उभर आता है और एक उल्लापूर्ण स्वतंत्र जीवन की कल्पना जाग उठती है। दूसरी ओर मैं ऐसा स्वभाव का हूं कि अपने कोने को छोड़कर एक बार बाहर जाने की बात से ही मुझ पर वज्रपात जैसा होता है। इसलिए सुबह के समय अपने छोटे से कमरे में मेज के सामने बैठकर इस काबुली के साथ गप्पे लड़ाकर मेरी काफी सैर हो जाती थी। दोनों ओर उबड़ खाबड़ दुर्गम लाल रंग की ऊंची पर्वत श्रेणियां, बीच में सकरा रेगिस्तानी रास्ता, लदे हुए ऊंटों की कतारें चल रही हैं। पगड़ी पहने व्यापारी और राहगीर, कोई ऊंट पर तो कोई पैदल, किसी के हाथ में भाला तो किसी के हाथ में पुरानी बंदूक। काबुली अपनी भारी आवाज में टूटी फूटी बंगाली में अपने देश की कहानियां सुनाता और ये तस्वीर मेरी आंखों के सामने से गुजरती जाती। मिनी की मां बहुत ही शंकित स्वभाव की महिला है। सड़क पर जरा सी आहट होने पर उन्हें लगता है कि दुनिया के सारे शराबी विशेष रूप से हमारे घर की ओर ही दौड़े आ रहे हैं। ये दुनिया चारों ओर चोर डाकुओं, शराबियों, सांपों, बाघों, मलेरिया और कॉकरोचों से भरी हुई है। इतने दिनों तक इस दुनिया में रहकर भी यह डर उनके मन से दूर नहीं हुआ। रहमत काबुलीवाला के बारे में भी वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। उन्होंने बार बार मुझसे उस पर विशेष नजर रखने का अनुरोध किया था। जब मैंने उनके संदेह को हंसी में उड़ाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझसे कई सवाल पूछे। क्या कभी किसी का बच्चा चोरी नहीं होता? क्या काबुल देश में दास प्रथा प्रचलित नहीं है? क्या एक विशाल काबुली के लिए एक छोटी सी बच्ची को चुरा ले जाना बिल्कुल असंभव है? मुझे मानना पड़ा कि यह बात असंभव नहीं है, लेकिन अविश्वसनीय है। विश्वास करने की शक्ति सबकी एक जैसी नहीं होती, इसलिए मेरी पत्नी के मन में डर बना रहा। लेकिन फिर भी बिना किसी दोष के मैं रहमत को अपने घर आने से मना नहीं कर सका। हर साल माघ महीने के मध्य में रहमत अपने देश चला जाता है। इस समय वह अपनी उधारी वसूलने में बहुत व्यस्त रहता है। उसे घर घर जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वह एक बार मिनी से मिलने जरूर आता है। उन्हें देखकर सचमुच लगता है कि जैसे दोनों के बीच कोई साजिश चल रही हो। जिस दिन वो सुबह नहीं आ पाता, उस दिन देखता हूं कि वो शाम को आया है। अंधेरे में कमरे के कोने में उस ढीले ढाले कपड़े पहने, झोली लटकाए लंबे आदमी को देखकर सचमुच अचानक मन में एक डर सा पैदा होता है। लेकिन जब देखता हूं कि मिनी काबुली वाला ओ काबुली वाला कहती हुई हंसती हुई दौड़ती आती है और उन दोनों बेमेल उम्र के दोस्तों के बीच वही पुरानी सरल हंसी मजाक होने लगती है, तब मेरा हृदय प्रसन्न हो जाता है। एक सुबह मैं अपने छोटे से कमरे में बैठा प्रूफशीट ठीक कर रहा था। जाने से पहले पिछले 2-3 दिनों से ठंड बहुत बढ़ गई है। खिड़की से सुबह की धूप मेज के नीचे मेरे पैरों पर पड़ रही है। वह गर्माहट बहुत सुखद लग रही है। करीब 8 बजे होंगे। सुबह सैर करने वाले लोग लगभग सभी घर लौट आए हैं। तभी सड़क पर बहुत शोर सुनाई दिया। देखा कि हमारे रहमत को 2 पुलिस वाले बांधकर ले जा रहे हैं। उसके पीछे जिज्ञासु बच्चों की भीड़ चल रही है। रहमत के कपड़ों पर खून के निशान थे और एक पुलिस वाले के हाथ में खून से सना हुआ चाकू था। मैं दरवाजे के बाहर गया और पुलिस वालों को रोककर पूछा कि मामला क्या है। कुछ हिस्सा उनसे और कुछ रहमत से सुनकर पता चला कि हमारा एक पड़ोसी रामपुरी चादर के लिए रहमत का कुछ कर्जदार था। उसने झूठ बोलकर उस कर्ज से इनकार कर दिया और इसी को लेकर बहस करते हुए रहमत ने उसे चाकू मार दिया। रहमत उस झूठ बोलने वाले को गालियां दे रहा था। तभी काबुली वाला ओ काबुली वाला पुकारती हुई मिनी घर से बाहर निकल आई। रहमत का चेहरा पल भर में मुस्कुराहट से खिल उठा। आज उसके कंधे पर झोली नहीं थी, इसलिए उनकी झोली वाली पुरानी चर्चा नहीं हो पाई। मिनी ने तुरंत उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, वही जा रहा हूं। जब उसने देखा कि उसका जवाब मिनी के लिए मजाक भरा नहीं रहा, तब उसने हाथ दिखाकर कहा, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हैं। जानलेवा हमले के अपराध में रहमत को कई साल की जेल की सजा हुई। हम उसकी बात एक तरह से भूल ही गए। जब हम अपने घर में रोजमर्रा के कामों में दिन बिता रहे थे, तब एक पहाड़ों का स्वतंत्र पुरुष जेल की दीवारों के पीछे कैसे साल गुजार रहा है, यह हमारे मन में कभी नहीं आया। और चंचल मिनी का व्यवहार तो उसके पिता को भी शर्मनाक लगा। उसने बड़ी आसानी से अपने पुराने दोस्त को बुलाकर पहले नबी साइस, घोड़े की देखभाल करने वाला, से दोस्ती कर ली। फिर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, दोस्तों की जगह सहेलियां आने लगी। यहां तक कि अब उसे अपने पिता के लिखने वाले कमरे में भी नहीं देखा जाता। मैंने तो जैसे उससे एक तरह की दूरी बना ली थी।
कई साल बीत गए। एक और शरद ऋतु आ गई। मेरी मिनी की शादी तय हो गई है। पूजा की छुट्टियों में उसकी शादी होगी। वो अपने पिता के घर को अंधेरा कर पति के घर चली जाएगी। सुबह बहुत ही सुंदर हुई है। बारिश के बाद शरद की यह नई धूप शुद्ध सोने जैसी चमक रही है। यहां तक कि कोलकाता की तंग गलियों के पुराने ईंटों के मकानों पर भी इस धूप ने एक अनोखी सुंदरता बिखेर दी है। आज रात खत्म होने से पहले ही मेरे घर में शहनाई बज रही है। वो धुन जैसे मेरी छाती के भीतर से रो रोकर बज रही है। करुण भैरवी रागिनी मेरी बिछड़ने की पीड़ा को शरद की धूप के साथ पूरी दुनिया में फैला रही है। आज मेरी मिनी की शादी है। सुबह से बहुत शोर शराबा है, लोगों का आना जाना लगा है। आंगन में बांस बांधकर पंडाल लगाया जा रहा है। घर के कमरों और बरामदे में झूमर टांगने की आवाजें आ रही हैं। मैं अपने कमरे में बैठा हिसाब देख रहा था कि तभी रहमत आकर सलाम करके खड़ा हो गया। मैं पहले उसे पहचान नहीं सका। उसके पास वो झोली नहीं थी, न वे लंबे बाल, और शरीर में पहले जैसा वो तेज भी नहीं था। अंत में उसकी हंसी देखकर मैंने उसे पहचाना। मैंने पूछा, क्यों रे रहमत, कब आया? उसने कहा, कल शाम ही जेल से छूटा हूं। ये सुनकर मन में कुछ अजीब सा लगा। किसी हत्यारे को कभी सामने से नहीं देखा था। उसे देखकर मन संकुचित हो गया। मुझे लगा कि आज के इस शुभ दिन पर यह आदमी यहां से चला जाए तो ही अच्छा है। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में काम है, मैं थोड़ा व्यस्त हूं, तुम आज जाओ। ये सुनकर वो तुरंत जाने को तैयार हो गया, लेकिन दरवाजे के पास जाकर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, बेटी को एक बार देख नहीं पाऊंगा? उसे शायद विश्वास था कि मिनी अब भी वैसी ही होगी। उसने सोचा था कि मिनी फिर से काबुली वाला, ओ काबुली वाला कहती हुई दौड़ती आएगी और उनकी वो पुरानी मजेदार बातचीत वैसी ही चलेगी। यहां तक कि पुरानी दोस्ती की याद में वह एक डिब्बा अंगूर और कागज की पुड़िया में थोड़े से किशमिश बादाम शायद किसी देश के दोस्त से मांग कर लाया था। उसकी अपनी झोली अब नहीं थी। मैंने कहा, आज घर में काम है, आज किसी से मुलाकात नहीं हो पाएगी। वो थोड़ा दुखी हुआ। चुपचाप खड़ा होकर एक बार मेरी ओर देखा, फिर बाबू सलाम कहकर दरवाजे से बाहर चला गया। मेरे मन में थोड़ी पीड़ा हुई। मैं सोच ही रहा था कि उसे वापस बुलाऊं, तभी देखा कि वह खुद ही वापस आ रहा है। पास आकर बोला, यह अंगूर और थोड़े किशमिश बादाम बेटी के लिए लाया था, उसे दे दीजिएगा। मैंने वे चीजें लेकर पैसे देने चाहे तो उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, आपकी बहुत दया है, मुझे हमेशा याद रहेगा, मुझे पैसे मत दीजिए। बाबू, जैसे तुम्हारी एक बेटी है, वैसे ही मेरे देश में भी मेरी एक बेटी है। मैं उसी का चेहरा याद करके तुम्हारी बेटी के लिए थोड़े मेवे लेकर आता हूँ। मैं यहाँ व्यापार करने नहीं आता। ये कहकर उसने अपने बड़े से ढीले कुर्ते के भीतर हाथ डालकर छाती के पास से कागज का एक गंदा टुकड़ा निकाला। बहुत सावधानी से उसकी तह खोली और उसे मेरी मेज पर फैला दिया। देखा, उस कागज पर एक छोटे से हाथ की छाप थी। वो कोई फोटो नहीं थी, न कोई पेंटिंग, बस हाथ में थोड़ी कालिक लगाकर कागज पर उसका निशान ले लिया गया था। अपनी बेटी की इस निशानी को अपनी छाती से लगाए रहमत हर साल कोलकाता की सड़कों पर मेवे बेचने आता है। जैसे उस कोमल नन्हे हाथ का स्पर्श उसके विरही हृदय में सुख भर देता हो। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। तब मैं भूल गया कि वह एक काबुली मेवा बेचने वाला है और मैं एक बंगाली संभ्रांत परिवार का हूं। तब मुझे समझ आया कि वह भी पिता है और मैं भी। उसके पहाड़ी घर की उस नन्ही पार्वती के हाथ के निशान ने मुझे मेरी ही मिनी की याद दिला दी। मैंने तुरंत उसे अंदर से बुलवाया। घर के अंदर से इस पर बहुत आपत्ति हुई, पर मैंने किसी की नहीं सुनी। लाल रेशमी साड़ी पहने, माथे पर चंदन लगाए, दुल्हन के लिबास में मिनी लजाते हुए मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर काबुली वाला पहले तो हक्का बक्का रह गया। वह अपनी पुरानी बातचीत शुरू नहीं कर पाया। अंत में हंसकर बोला, बेटी, तुम ससुराल जा रही हो? मिनी अब ससुराल का अर्थ समझती थी, इसलिए वह पहले जैसा जवाब नहीं दे पाई। वह शर्म से लाल होकर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। काबुली वाले के साथ मिनी की पहली मुलाकात का दिन मुझे याद आ गया और मन व्यथित हो उठा। मिनी के चले जाने पर एक गहरी आह भरकर रहमत जमीन पर बैठ गया। उसे अचानक ये स्पष्ट महसूस हुआ कि उसकी बेटी भी अब तक इतनी ही बड़ी हो गई होगी। उससे भी अब नए सिरे से पहचान करनी होगी। वह अब पहले जैसी नहीं मिलेगी। इन 8 सालों में उस पर क्या गुजरी होगी, कौन जाने। सुबह की शरद ऋतु की कोमल धूप में शहनाई बजती रही और रहमत कोलकाता की एक गली में बैठा अफगानिस्तान के एक मरुस्थलीय पर्वत का दृश्य देखता रहा। मैंने एक नोट निकालकर उसे दिया। कहा, रहमत, तुम अपने देश अपनी बेटी के पास लौट जाओ। तुम्हारे मिलन के सुख से मेरी मिनी का भला हो। ये पैसा देने के कारण मुझे शादी के उत्सव के कुछ खर्चों में कटौती करनी पड़ी। जैसा मैंने सोचा था वैसी बिजली की सजावट नहीं हो पाई, नहीं बाजा आ सका। घर की महिलाएं बहुत नाराज हुई, लेकिन इस मंगल दान के उजाले में मेरा उत्सव और भी उज्जवल हो उठा।